कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो एक सेकंड में इंसान की जिंदगी को बदल देता है। तो ऐसी कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन या मैं कहूँगी मिथ हैं जो आप अपनी ओपीडी में अक्सर देखते हैं? कि यदि मान लो किसी के घर पे किसी को कैंसर है तो क्या पता जेनेटिक हो, क्या पता उसके बच्चों को हो, क्या पता किसी और का हो, ये टच करने से फैल तो नहीं जाएगी। तो लॉट ऑफ दिस मिथ्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हर तरह के कैंसर को हम इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं? इम्यूनोथेरेपी एक हर कैंसर का रामबाण नहीं है। ऐसा नहीं कि इम्यूनोथेरेपी विल इज परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरी कैंसर। तो एक स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर। और जो दवाइयाँ स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में काम करेगी जरूरी नहीं है स्टेज 4 में काम करेगी। तो यूएस में एक डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर पकड़ा गया था जो कैंसर ट्रीट कर रहा था अपना कुछ स्यूडो मेडिसिन से, कुछ दवाइयाँ पाउडर से ट्रीट कर रहा था, एंड ही किल्ड 1 पेशेंट। एंड सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्लिनिकल ट्रायल को लेकर है। तो इम्यूनोथेरेपी का फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल मेरे पास था दिल्ली में, और उस समय मेरे पास ऐसे पेशेंट थे जो यदि वो ट्रायल उस समय ज्वाइन नहीं करते तो शायद 6 महीने में मर जाते। कैंसर एक ऐसा वर्ड है जो एक सेकंड में इंसान की जिंदगी को बदल देता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। जब कैंसर डायग्नोसिस होती है तो समझ नहीं आता कहाँ जाएं, किससे बात करें, कोई हमें प्रॉपर गाइड करे। और बहुत ही दुख की बात है कि कैंसर को लेके मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि लोग खुद कंफ्यूज हैं। और मेरा पर्पज़ है हमारे स्पेशल एजुकेटेड डॉक्टर्स को इनवाइट करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिकेटेड हो। और इसीलिए आज मेरे एक और स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता सर। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग आप में से जो मेरा इस टाइम पॉडकास्ट देख रहे होंगे सर को जानते होंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर टाइम। सर सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में बताएं, फिर हम एक एक करके लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। जी थैंक यू। सो मेरा नाम डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता है और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे रेखा मैडम इज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और आज के दिन कैंसर का ट्रीटमेंट इट इज़ अ टीम एफर्ट। तो यूजुअली एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट जो एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट है मिलजुल के कैंसर का इलाज करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग बिफोर माय करंट वर्क प्रैक्टिस, मैंने अपना MBBS MD और DM ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से किया है। और मेरा प्राइमरी वर्क प्लेस कैंसर पेशेंट की सहायता, कैंसर पेशेंट के साथ काम एंड इम्प्रूविंग द आउटकम कैंसर है। साथ ही मैं मेडिकल रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग क्योर रेट्स, इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। अल्टीमेट गोल इज कि हमारे कंट्री के पेशेंट्स का कैंसर और आउटकम शुड बी नियर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आउटकम शुड बी एज गुड एज एनी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। पेशेंट का सर्वाइवल आउटकम वर्ल्ड से बेस्ट है। एंड आई नो दैट डॉक्टर रेखा आप भी इस डायरेक्शन में काफ़ी मेहनत और काम कर रहे हैं। वी ऑल्सो वर्क टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स अबाउट वेरियस कैंसर ट्रीटमेंट्स एंड कैंसर टेक्नोलॉजी। तो इस संदर्भ में भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट से जुड़े उनके मिथ्स और मिसकंसेप्शन सॉल्व करें और लेटेस्ट कैंसर रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के बारे में पेशेंट को जानकारी दें। राइट। तो जैसा कि सेकंड इंट्रो से आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हमारे पॉडकास्ट में जो डिस्कशन होने वाला है कितना जेन्युइन और कितना इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखिए। और सर सबसे पहले हम यही जैसे कि हमने बोला कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं तो आए दिन काउंटर करती हूँ। तो ऐसी कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन या मैं कहूँगी मिथ है जो आप अपनी ओपीडी में अक्सर देखते हैं? देखो, मिसकंसेप्शन और मिथ की बात करें तो ये तो बिल्कुल तालाब समझ लीजिए। राइट। अनफॉर्चुनेटली देखो, कैंसर एक ऐसी फील्ड है जो क्लासिकली शैडोज में से निकली है। मतलब बहुत, यदि हम बात करें हम सभी की फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कैंसर पेशेंट्स क्लासिकली रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर पेशेंट आज पैदा हो गए हैं। मतलब यदि हम अपनी फैमिली के बारे में सोचे, हम सारे ही, यदि हम अपने फादर की जनरेशन, ग्रैंडफादर की जनरेशन के बारे में सोचे, हम सबको पता है हमारी फैमिली में कैंसर पेशेंट रहे हैं। बट जो डिस्कशन ऑफ कैंसर पेशेंट है वो उन शैडो से अब निकल रही है। तो एक ऐसी फील्ड है जिसको क्लासिकली टैबू माना जाता था। क्लासिकली लोग इस बारे में बात करते नहीं थे, इसलिए एक ऐसी चीज़ है इस बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस फील्ड में इसलिए बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। तो और राइट फ्रॉम द डे ऑफ डायग्नोसिस एक कैंसर पेशेंट, उसकी फैमिली को बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शन का सामना करना पड़ता है, जो ऑल डायरेक्शन से उसको फेस करने पड़ते हैं। एंड यदि वो इंटरनेट पे देखे या अपने फ्रेंड से पूछे, अपनी फैमिली से पूछे, तो एवरीबडी हैज समथिंग टू ऑफर, बट दैट समथिंग मे नॉट बी द राइट थिंग। मतलब बहुत हर के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शायद सही ना हो। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, तो हर तरह के मिसकंसेप्शन है, बट जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन आर रिलेटेड टू ईटिंग, ड्रिंकिंग, डाइट। ये हर पेशेंट
मिथ्स और मिसकंसेप्शन लेके आता है कि सर इसने मुझे ये बोला कि ये नहीं कर सकते, वो कर सकते, ये नहीं कर सकते एंड सो ऑन। तो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन आई विल से प्रैक्टिकली जो मैं क्लिनिक में फेस करता हूँ वो ये है कि कैंसर पेशेंट शुगर नहीं खा सकते। समहाउ आई थिंक ये जो थ्योरी है ये ईथर से निकल के इकोसिस्टम में पर्कुलेट हो गई है कि पेशेंट्स को ये लगता है कि शुगर बिल्कुल बैंड है, कैंसर पेशेंट शुगर खाएगा तो शुगर कैंसर तेजी से बढ़ेगा और जान ले लेगा। तो ये बहुत ही कॉमन मिथ है। तो डॉक्टर रेखा, आई थिंक यू वेल नो कि इट इज अ मिथ, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में एक, तो ये मिथ कहाँ से आया, वो ये है कि एक वॉरबर्ग फिनोमेनन होता है। वॉरबर्ग फिनोमेनन ये कहता है कि जब नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है तो नॉर्मल सेल एनर्जी बहुत सारे सोर्सेज से यूज कर सकता है। नॉर्मल सेल कैन यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, बट कैंसर सेल मेनली अनप्रोसेस्ड यानी विच इज ग्लूकोज या शुगर सबसे ज्यादा वो यूज करता है। इनफैक्ट प्रोसेस शुगर भी कैंसर के लिए ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट है, तो कैंसर सेल का सिलेक्टिव एनर्जी सोर्स वही है। ओके। पर इसमें मिथ वाला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि तुम बॉडी के ब्लड शुगर को उस लेवल के नीचे दबाने की कोशिश करोगे कि कैंसर सेल एनर्जी नहीं ले पाए, तो इस इतने लो शुगर में तो पेशेंट की ही डेथ हो जाएगी। क्योंकि एक नेचुरल लेवल ऑफ शुगर है जो ब्लड में होना चाहिए और बॉडी में होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ बेसिक लेवल ऑफ शुगर जो हार्ट है, ब्रेन है, दे कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड अ सर्टन लेवल ऑफ शुगर। तो 60-70 तो बिल्कुल मिनिमम शुगर है। आपने देखा होगा यदि डायबिटिक पेशेंट का शुगर 60 के नीचे हो जाता है तो वो बेहोश हो जाता है और बहुत लंबे टाइम इतना लो रहा तो आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाता है। तो एक बेसिक लेवल ऑफ शुगर के नीचे बॉडी का शुगर आप मेंटेन नहीं कर सकते, और कैंसर सेल को जो शुगर चाहिए उस बेसिक लेवल पे उसको उतना शुगर मिल जाता है। तो बॉडी में आर्टिफिशियली शुगर कम खा के ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप कैंसर की ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मुझे पेशेंट कम शुगर खाए इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कम शुगर खाने के बजाय खाने की इच्छा में खाना ही कम कर देते हैं। जो फूड्स, जो विटामिन, मिनरल्स पेशेंट्स को चाहिए उसी का इंटेक इतना कम हो जाता है कि पेशेंट स्टार्ट लूजिंग वेट, स्टार्ट लूजिंग मसल वेस्टिंग, कमजोरी, थकान, और कई पेशेंट शुगर अवॉइड करने के चक्कर में बेड में आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी एविडेंस या डेटा नहीं है कि शुगर आप नहीं खाओगे तो कैंसर कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक हेल्दी लेवल ऑफ शुगर है जो पेशेंट को खाना चाहिए। ओवर ईटिंग ऑफ शुगर तो सभी के लिए बैड है, आपके मेरे लिए भी बैड है, फॉर एवरीबॉडी। तो इन जनरल मैं अपने कैंसर पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जो पेशेंट ट्रीटमेंट पे है वो 35-40 ग्राम पर डे से कम शुगर का इंटेक ले, सारे फूड सोर्सेज मिला के। बट डेफिनेटली जो पेशेंट का एम है 0 शुगर, आई थिंक दैट इज अ रॉन्ग एम, एंड बॉडी नीड्स सम शुगर टू सर्वाइव एंड दैट शुगर नीड टू बी टेकन। राइट। और सर एक मिथ और बहुत ज़्यादा आप एनकाउंटर करते होंगे कि बायोप्सी नहीं करा सकते हम, कैंसर फैल जाएगा। आई थिंक ये तो बहुत ही कॉमन मिथ है। हाँ, तो आई थिंक ये एक ऐसा मिथ है जो हम सारे ही अपनी ओपीडी में डेली बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं कि अगेन ये भी एक ऐसा मिथ है जो समहाउ बहुत लोग मानने लग गए हैं। तो ये इस मिथ का ट्रुथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बेसिकली फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ कैंसर की बायोप्सी करने से बिल्कुल भी कैंसर नहीं फैलता। इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। अब ये मिथ क्यों आया, इसके बहुत सारे रीजन है। वन इंपॉर्टेंट रीजन आई थिंक इज कि एक टाइम था जब कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई आउटकम नहीं था, कोई सर्वाइवल नहीं था। तो क्या होता रहा, या तो पेशेंट गार्ड के साथ था जिसकी बायोप्सी नहीं होती थी और उस गार्ड की वजह से मर जाता था, या पेशेंट कैंसर के साथ था बायोप्सी के बाद और वो कैंसर से मर जाता था। तो लोगों को लगता था कि भाई कैंसर की बायोप्सी कर गई तो डेथ हो जाती, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब बायोप्सी करो ना करो कैंसर पेशेंट्स की डेथ हो जाती, बिकॉज दे डिड नॉट हैव गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन। मे बी इफ यू गो बैक 40-50 ईयर्स। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कैंसर का आउटकम तो बहुत इंप्रूव हो गया। आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर क्योरेबल। इफ यू लुक एट द डेटा, रिसर्च ये कहती है कि 5 ईयर सर्वाइवल आज के दिन कैंसर पेशेंट का इट इज मोर देन 65%। 2 से ज्यादा पेशेंट्स का सर्वाइवल लॉन्ग टर्म पॉसिबल है और क्योर होएगा या लॉन्ग टर्म जिएंगे। बट इवन देन वो मिथ अभी भी रह गया है कि कैंसर की बायोप्सी करोगे तो बीमारी फैल जाएगी। डेफिनेटली इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि कैंसर टिश्यू बैलून की तरह नहीं है कि उसमें इंटेल डालोगे तो फट जाएगा। रादर मुझे लगता है पेशेंट को जब हम एनालॉजी देते हैं, आई फील कि इट इज मोर, इफ यू लुक एट अ कैंसर बॉल, इट इज मोर लाइक अ पोरस केक। उसमें जिसमें से सेल अंदर बाहर जा रहे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू अराउंड होता है, ब्लड वेसल स्प्रेड कर रहे होते हैं, और पुटिंग अ नीडल इनटू अ कैंसर सेल इज लाइक पुटिंग अ स्पून इन अ केक। तो जो ये मिसकंसेप्शन है कि उससे कैंसर फैल जाएगा, आई थिंक दैट डजंट होल्ड एनी साइंटिफिक लॉजिक ऑल्सो। और जो भी रिसर्च और स्टडीज हुई है उन सबने यही प्रूव किया कि कैंसर नहीं फैला है। व्हाट इज मोर, एवरी कैंसर पेशेंट जिसको हम जानते हैं जो क्योर हुआ है, सर्वाइव किया है, चाहे बड़े सेलिब्रिटीज ही हो, जैसे संजय दत्त है, युवराज सिंह है, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जिन सबको हम जानते हैं इंडियन इंटरनेशनल, ऐसा कोई भी नहीं है इसका ट्रीटमेंट बायोप्सी के बिना हुआ है। उनका भी बायोप्सी के बाद ही इलाज हुआ है और सब लॉन्ग टर्म सर्वाइवर है। तो मुझे बिल्कुल ये रिएटरेट करना है कि ये एब्सोल्युटली एक मिथ है
मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट में बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बायोप्सी से डेफिनेटली कैंसर फैलने का रिस्क नहीं होता है। राइट सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत अच्छे एडवांसमेंट आ गए हैं ट्रीटमेंट में, राइट। मोस्टली लोग जानते हैं आजकल इम्यूनोथेरेपी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हर तरह के कैंसर को हम इम्यूनोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं, हर स्टेज में ठीक कर सकते हैं? क्या है इसके पीछे का सच? ओके, तो इम्यूनोथेरेपी, आई वुड से, इफ वी टॉक अबाउट इट, तो लास्ट 20 ईयर्स का मुझे लगता है कैंसर की ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल है जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकती है, कि जो इम्यून सिस्टम कैंसर को मारना चाहिए और नहीं मार पा रहा है, वो कैंसर को रिकग्नाइज कर सके और किल कर सके। पर प्रॉब्लम क्या है कि देखो, डेफिनेटली एक ऑप्टिमिस्टिक टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे कैंसर्स का आउटकम चेंज किया है, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट इम्यूनोथेरेपी एक हर कैंसर का रामबाण नहीं है। ऐसा नहीं कि इम्यूनोथेरेपी इज परफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरी कैंसर। तो क्या रिसर्च ने पाया है कि अलग अलग कैंसर अलग अलग स्टेज पे इम्यूनोथेरेपी की तरफ अलग अलग सेंसिटिविटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि सपोज हम एक कॉमन कैंसर की बात कर रहे हैं, जैसे हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो जो रिसर्च बात ने शो किया है वो ये शो किया है कि एक्चुअली आप इन पेशेंट्स को अगर इम्यूनोथेरेपी भी दोगे तो दे डोंट डू दैट वेल। अगर इन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी, चाहे वर्ल्ड की बेस्ट इम्यूनोथेरेपी लाके उनको दे दो, दे डोंट डू दैट वेल, क्योंकि जो ट्यूमर है वो इम्यूनोथेरेपी से इतना सेंसिटिव नहीं है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैंसर सेल है वो नॉर्मल सेल से इतना डिफरेंट जरूर होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे तो उसको पहचान लेके डिफरेंट सेल है, एंड ओनली देन इट कैन गो एंड किल दैट सेल। प्लस कैंसर सेल में इम्यून इवेजन मैकेनिज्म होते हैं जिससे वो खुद को कैंसर से बचा सकते हैं, जो कुछ कैंसर में बेटर डेवलप्ड है और कुछ कैंसर में कम डेवलप्ड है। तो सम कैंसर्स आर ऑलवेज देयर वेयर इम्यूनोथेरेपी डज नॉट डू दैट वेल, और इसलिए आज के दिन भी उन कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी का रोल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, तुम इसी पेशेंट को यदि हार्मोन थेरेपी दो, हार्मोन थेरेपी की टैबलेट दो, तो दिस पेशेंट माइट गेट रिमिशन फॉर 5 years ऑल्सो, तो पेशेंट माइट डू वेरी वेरी वेल। तो इंपॉर्टेंट है कि यू नीड अ कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर ईच कैंसर। द ट्रीटमेंट जो काम करती है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट जो नहीं काम करती है, और आज के दिन हर कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट धीरे धीरे डिफाइंड है, और जो चीजें हम काम करती है उन चीजों को यूज करें तो यू विल गेट अ मच बेटर आउटकम देन जो चीजें नहीं काम करती। सेकेंड है स्टेज। तो एक और चीज क्या देखी गई है कि हर टेक्नोलॉजी हर स्टेज पे, चाहे सेम कैंसर हो, इतना अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि जो एक सपोज अगेन एक ब्रेस्ट कैंसर का यदि हम एग्जांपल ले, तो एक ब्रेस्ट कैंसर जो एक स्टेज 1 पे है, जिस तरह के जेनेटिक चेंजेस उस कैंसर में स्टेज 1 में प्रेजेंट है, दे आर नॉट द सेम एज द जेनेटिक चेंजेस जो उस कैंसर में स्टेज 4 में प्रेजेंट है। जब कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 4 की तरफ जाता है तो सेल का डीएनए एडिशनल डैमेज होता है, तो उसमें एडिशनल म्यूटेशन होती है। तो एक स्टेज 1 का कैंसर क्यों ब्रेस्ट से निकल के कंधे में या लंग में या ब्रेन में नहीं जा रहा, उसके पास अभी वो एबिलिटी नहीं है, उसमें वो जेनेटिक चेंजेस नहीं है जो उसको अलाउ करे कि यहाँ से निकल के वो आगे भागे। तो जब वो कैंसर स्टेज 1 से स्टेज 2, 3, 4 में कन्वर्ट होता है, सीक्वेंशियली वो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज इकट्ठी करता है। तो एक स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर जो डिफरेंट फ्रॉम स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर, और जो दवाई है स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में काम करेगी जरूरी नहीं है स्टेज 4 में काम करेगी। तो वन मोर इज द स्टेज स्पेसिफिकेशन। तो जो इम्यूनोथेरेपी की टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर स्टेज पे काम करेगी जरूरी नहीं है उसी कैंसर में दूसरे स्टेज पे काम करे। तो कोई भी ट्रीटमेंट इट्स नॉट जस्ट फॉर इम्यूनोथेरेपी, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो, चाहे वो हार्मोन थेरेपी हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, दे यू हैव टू डिफाइन 2 थिंग्स वेरी क्लियरली। एक है कैंसर का प्रकार क्या है, किस तरह का कैंसर है, इसमें क्या है दवाई काम करेगी नहीं करेगी। दूसरा कैंसर का स्टेज क्या है, कितना फैला हुआ है, अगेन दैट विल टेल यू कि इसमें पर्टिकुलर दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके यू कैन डिसाइड कि इसको कैसे ट्रीट करना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आजकल कॉम्बिनेशन थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल ले, तो मान लो किसी को स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है, तो हार्मोन थेरेपी अगर तुम उसको दोगे तो ट्यूमर श्रिंक या कंट्रोल तो हो जाएगा इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, पर जड़ से इलाज नहीं होगा। तो जो रिसर्च कहती है कि इस कैंसर में उसके अलावा यदि सर्जरी भी की जाए तो आप क्योर या जड़ से इलाज पा सकते हो, जो सिर्फ हार्मोन थेरेपी से नहीं पा सकते हो। तो सेम वे कोई कैंसर होगा इसमें इम्यून हार्मोन टारगेट की जरूरत है, कोई होगा इसमें टारगेट कीमो की जरूरत है, कोई होगा इसमें सर्जरी रेडिएशन कीमो की जरूरत है, कोई होगा इसमें रेडिएशन कीमो की जरूरत है, कोई होगा इसमें रेडिएशन कीमो इम्यूनो की जरूरत है, एंड सो ऑन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यू नीड टू फिगर आउट कि कैंसर का प्रकार क्या है, इंक्लूडिंग सब टाइपिंग। तो जैसे यदि हम बोले कि ब्रेस्ट कैंसर इट इज नॉट इनफ, हार्मोन पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, हर कैंसर की सब फर्दर टेस्टिंग करके आप बता सकते हो कि सब टाइप क्या है, किस तरह का कैंसर है, इसमें क्या दवाई काम करेगी। और आफ्टर डिमार्केटिंग दी टाइप,
यू डिमार्केट द स्टेज, चाहे आप पेट स्कैन करें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, सीटी करें, एमआरआई करें, हम स्टेज डिमार्केट करें। और जब ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट टीम मिलके डिसाइड करती है कि इसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह की कॉकटेल की जरूरत है। इसमें कीमो, टारगेट, इम्यूनो, हार्मोन, सर्जरी, रेडिएशन, कहाँ कहाँ क्या क्या मोडालिटीज किस सीक्वेंस में लगानी है। और यही है रीजन जो कैंसर का क्योर इतना बढ़ गया है। जो हम बात करते हैं राइट। क्लासिकल एरा से 0% क्योर रेट से 70% क्योर रेट की जो जर्नी है, दैट जर्नी इज अ जर्नी ऑफ प्रेसिजन। कि भाई कहाँ सब कैंसर को एक तरह से ट्रीट करने की जब कोशिश करते थे और हार ही हाथ पड़ती थी, और जब रियलाइज हुआ कि मल्टीपल स्पेशलिटीज मिलके इन्हीं कैंसर्स को क्योर कर सकती है, दैट इज द जर्नी ऑफ लास्ट 50 ईयर्स इन कैंसर। और उसी जर्नी का फ्रूट है ये कि आजकल मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यूनोथेरेपी कैन नॉट क्योर एवरी कैंसर। इनफैक्ट नो टेक्नोलॉजी कैन क्योर एवरी कैंसर बाय इटसेल्फ, चाहे वो रेडिएशन हो, कीमो हो, टारगेट हो। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अकेले हर कैंसर को क्योर कर सकती है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुली चेक पेशेंट का ट्यूमर किस तरह का है और स्टेज क्या है, बिफोर डिसाइडिंग कि इस पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट देनी है बेस्ट आउटकम के लिए। सर, आपने कितने अच्छे से बताया कि कहाँ देना है इम्यूनोथेरेपी का रोल। अभी मैं रिसेंटली मेरी ओपीडी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आई वाज लिटरली शॉक्ड। पेशेंट आए और उन्होंने पूरा अपना समरी बताया कि रेडिएशन के लिए भेजा है, हेड एंड नेक के केस थे। तो मैंने कहा ठीक है, दिखाओ सारे पेपर्स। मैंने पेपर्स देखना शुरू किया, बायोप्सी कहीं नहीं मिली। मैंने कहा बायोप्सी कहाँ है? कहते हैं बायोप्सी कराया ही नहीं, इम्यूनोथेरेपी के बहुत सारे पेपर मिल गए। तो मैंने कहा कि बिना बायोप्सी हुई नहीं है और इतना ट्रीटमेंट हो गया, कैसे पॉसिबल है? कहते हैं कि जहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ था उन्होंने कहा था बिना बायोप्सी के भी हो जाएगा ये। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है कि क्या इम्यूनोथेरेपी बिना बायोप्सी के दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ओके। आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है, मुझे तो इतना पता है क्योंकि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ सर। तो इम्यूनोथेरेपी के लिए एक टेस्ट चाहिए होता है, PDL1 आई थिंक, राइट? उसके बेसिस पर ही हम देते हैं, तो वो तो बायोप्सी पर ही पॉसिबल होगा। Okay, again, देखो, let me put it this way. So, with very few exceptions, for every cancer, biopsy is a must before starting treatment. तो यदि कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपने ये क्यों बोला कि एक्सेप्शन है, तो इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे लिवर कैंसर है। तो लिवर कैंसर एक रेयर कैंसर है, इसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें आप इम्यूनोथेरेपी बिना बायोप्सी के दे सकते हो। बट दीज आर रेयर एक्सेप्शंस, दीज आर नॉट कॉमन ट्यूमर्स। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में बायोप्सी इज अ मस्ट बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ थेरेपी, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो टारगेटेड हो, इम्यूनो हो, कुछ भी हो, चाहे वो रेडिएशन भी हो। So even you know that radiation usually without biopsy, with few exceptions, are not given. Majority of cases में biopsy के बिना ट्रीटमेंट यूजुअली इसका नहीं किया जाता। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर केस में पेशेंट कह रहा है कि सर मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है, अब जरा हेड एंड नेक कैंसर के बारे में आई एम वेरी वेरी क्लियर कि बायोप्सी के बिना कोई भी अच्छा मॉडर्न हेड एंड नेक कैंसर का ट्रीटमेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होता है। आई एम वेरी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट दिस। नो मैटर वेयर यू गो टू US, यूरोप, जापान, लोगों को लगता है सर, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं कहता हूँ बेटा इस कैंसर में बायोप्सी इंपॉर्टेंट है और आपको करनी है। तो पेशेंट कहता है सर शायद इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर मैं सर मैं अमेरिका चले जाऊँ तो क्या वो मेरा बायोप्सी का इलाज कर देंगे? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि तुम किसी भी पेशेंट का नाम ले लो, चाहे उसने अमेरिका में इलाज कराया है, चाहे कहीं भी इलाज कराया है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड ऑफ केयर ये है। और इनफैक्ट यदि आप देखना चाहते हो कि अमेरिका में इलाज कैसे होता है, तो वो गाइडलाइंस इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है। यू कैन ऑलवेज सी द गाइडलाइंस। एंड फॉर वास्ट मेजोरिटी 99% ऑफ कैंसर विदाउट बायोप्सी ट्रीटमेंट ही अलाउड नहीं है। तो यदि उस पेशेंट का इलाज विदाउट बायोप्सी हुआ है, तो सबसे पहले तो मेरा माइंड में ये आएगा कि जिस आदमी ने इलाज किया है वो कंपिटेंट है या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इज ही क्वालिफाइड टू ट्रीट कैंसर? क्या उसने कैंसर की फील्ड में कुछ पढ़ाई करी है, कुछ रिसर्च करी है? क्या उस पर डिग्री है, DM, DNB, MD कोई डिग्री है? इज ही अ डॉक्टर? क्योंकि देखो आज की इरा में इवन मतलब देखो आजकल ना मार्केटिंग का जमाना हो गया है। यदि इनफैक्ट मुझे कई बार ये लगता है कि जो मान लो मेरा कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, वो मेरे साथ 3-4 साल मान लो उसने काम किया हुआ है, तो कल को मान लो ऐसा ना हो कि कल वो ये एक YouTube चैनल स्टार्ट कर ले कि मेरा आज से मैं कैंसर ट्रीट करूंगा और ये मेरा स्किल सेट है। तो लॉट ऑफ थिंग्स नाउडेज व्हाट हैज हैपेंड इज कि कंपीटेंस और मार्केटिंग में डिस्टिंक्शन रहा नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में लॉज इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यदि आप US में जाओ तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो था। US में एक डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर पकड़ा गया था जो कैंसर ट्रीट कर रहा था, अपना कुछ स्यूडो मेडिसिन से, कुछ दवाई या पाउडर से ट्रीट कर रहा था, एंड ही किल्ड 1 पेशेंट। उसने एक पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट देके, उसको ट्रीटमेंट तो आता नहीं था, तो कुछ देके वो बेचारा 15 साल से जेल में है। तो बेचारा गलत वर्ड है, उसने किसी को मारा है, तो इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू से बेचारा, तो उसको उसके पाप की सजा मिल गई। पर इंडिया में ऐसा कोई कंट्रोल लॉ कुछ नहीं है। कोई भी आदमी
बिना किसी क्वालिफिकेशन, बिना कोई ट्रू। ट्रेनिंग के कल बोल सकता है आज से मैं कैंसर ट्रीट करूंगा, राइट ठीक है? सर। और कोई उसको कुछ बोलता नहीं है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है पेशेंट को हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम्म। आई थिंक ये हमारे लॉज और एनफोर्समेंट की भी डेफिशिएंसी है कि हम्म। हमारे पेशेंट्स के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हम्म। कोई भी आदमी बोल सकता है कि हाँ आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं ट्रीट करूंगा, चाहे उसके में उसने वो पढ़ाई करी है, उसमें वो रिसर्च है, उसमें वो स्किल्स है, चाहे कुछ भी ना हो, पर्सन कैन जस्ट टुमारो बिकम एन ऑन्कोलॉजिस्ट। राइट। तो यदि जैसे आपको पेशेंट ने डिस्कस किया, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा तुम्हारे डॉक्टर जिसने ट्रीट किया है मुझे उसके क्रेडेंशियल दिखाओ कि भाई उनके पास क्या डिग्री है, क्या ट्रेनिंग है, उनको आता भी है, ऑन व्हाट बेसिस ही इज डूइंग दिस ट्रीटमेंट। एंड यूजुअली मुझे लगता है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि ट्रू पेशेंट सर। का ऐसे इलाज क्यों हुआ है, यू विल गेट द आंसर। बट सर बहुत बुरा लगता है कि एटलीस्ट पेशेंट क्यूरेबल स्टेज में था उस टाइम, उसने एग्जैक्ट जो सही ट्रीटमेंट था वो नहीं लिया और अब इनक्यूरेबल में एंड अवर हैंड्स आर टाइड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट है क्या कैंसर का। एक्चुअली मतलब मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस नहीं किया, हालांकि आई एम अ पब्लिक फिगर फॉर सम टाइम, बट ये एक हिडन जेनोसाइड लगता है मेरे को। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग विच इज़ हैपनिंग, ठीक है? डेफिनेटली देखो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की भी वैल्यू है, डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स की भी वैल्यू है, राइट बट सर। देयर हैज टू बी सम लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया। जैसे दूसरे कंट्री में देयर इज अ लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू बी ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट कि यू आर क्वालिफाइड नाउ टू ट्रीट दिस डिजीज, और देयर इज अ वे यू हैव टू ट्रीट। यूएस में देयर इज अ एनजीसी, देयर इज अ गाइडलाइन व्हिच यू हैव टू फॉलो। आप एग्जैक्टली फॉलो भी नहीं करते तो उसके आसपास आपका ट्रीटमेंट कुछ होना चाहिए ताकि पेशेंट के साथ कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, पेशेंट के साथ गलत मत हो। एक इंटरेक्शन, एक कंसेंसस गाइडलाइन है। तो यदि हम फॉर एग्जांपल हम जिन सिस्टम्स को एमुलेट करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप देखो कि इंडिया में किसी सेलिब्रिटी को कैंसर होता है तो वो अपना इलाज कहाँ करा रहा है, वेयर इज ही गेटिंग हिज ट्रीटमेंट डन? तो यूजुअली दे रन टू आइदर लंदन, यूरोप राइट जाते हैं, राइट सर। और यूएस में सबसे फेमस डेस्टिनेशन यूरोप, यूएस की। और ऐसा नहीं है डेकेड से ऐसा है, यदि हम पुराने डेकेड्स के सेलिब्रिटीज की बात करें तो इनमें से बहुत सारे लोगों का मेमोरियल स्लोन केटरिंग है, एमडी एंडरसन जैसे अमेरिका के बड़े कैंसर हॉस्पिटल है। तो व्हाट इज देयर पॉलिसी? तो दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी, एंड यूएस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एनसीसीएन गाइडलाइन। तो एनसीसीएन गाइडलाइन इज नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क गाइडलाइन। तो उसमें क्या किया इन्होंने, जैसे यूएस के बड़े कैंसर हॉस्पिटल जिनको डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनको लिया है, उनके डॉक्टर्स को पकड़ा जिनका टुगेदर मिला के सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस है, अनबीटेबल एक्सपीरियंस है कैंसर के ट्रीटमेंट का, और उनको बोला सर आप एक गाइडलाइन फॉर्मुलेट करो कि भाई यदि इस तरह का कैंसर है और इस तरह का स्टेज है तो इसका क्या आइडियल इलाज होना चाहिए, और उसको डॉक्यूमेंट करो, पुट इट ऑन पेपर, एंड इसको हम हर 6 महीने अपडेट करेंगे। ये लिविंग गाइडलाइन है, हर 6 महीने इसका अपडेट होना चाहिए कि लेटेस्ट क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट है। और जो लाइसेंस डॉक्टर्स है जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, चूंकि ये विजडम है, यदि वो गाइडलाइन से डिविएट कर रहे हैं तो दे शुड गिव अ गुड रीजन टू डिविएट फ्रॉम द गाइडलाइन, एंड दिस इज वी विल एस्टैब्लिश दैट दिस इज द राइट वे टू ट्रीट दिस कैंसर। यदि एग्जैक्टली गाइडलाइन ना भी फॉलो हो तो इस गाइडलाइन के आसपास से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और डिविएट आप कर रहे हो तो दैट डिविएशन शुड बी विद अ रीजन व्हिच कैन बी जस्टिफाइड टू बी फॉलोड बाय लाइसेंस डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स को हम लाइसेंस करेंगे जिनको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और उनको गवर्नमेंट विल लाइसेंस दैट दिस पर्सन इज क्वालिफाइड टू ट्रीट कैंसर, and there is a living document which will guide you how to treat, and there is a person who is licensed to treat, and together as a part of team you will treat these patients। and in every cancer यदि हम कंपेयर करें यूएस का और इंडिया का, डेटा ये कहता है कि यूएस का आउटकम इंडिया से सुपीरियर है बिकॉज दे हैव दिस प्रोटोकोलाइज्ड। तो some doctors in India might do better because they are following this protocolized or standardized or team based strong approach, but जो एड हॉकिज्म है, जो रैंडम ट्रीटमेंट्स है, जो मेरा मूड है, या जो अनलाइसेंस्ड लोग क्वैक्स टाउट्स ट्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से ऑन द होल यदि आप एवरेज इंडिया का आउटकम देखो तो इट विल डेफिनेटली बिलो दैट ऑफ कंट्रीज लाइक यूएस और यूरोप। तो वी नीड अ लॉट ऑफ चेंज इन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। हमें रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में चेंज चाहिए ताकि जो कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो उसमें एटलीस्ट जो एसेंशियल साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो मिस ना हो और पेशेंट का अच्छा आउटकम रहे। उससे पेशेंट में भी कॉन्फिडेंस आएगा और आउटकम भी हमारी कंट्री का कैंसर का ट्रीटमेंट का इंप्रूव होगा। तो दैट इज समथिंग विच नीड टू हैपन एट द गवर्नमेंट लेवल इन आवर कंट्री। राइट। सर जैसे कि आपने अभी ये बात बताई, इसी में दिमाग में क्वेश्चन और आ गया क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला है कि ऐसा है कि हमारी इंडिया में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि आप कोई भी सेलिब्रिटी को उठा लो जो बाहर से ट्रीटमेंट लेके आए, दे आर सर्वाइविंग मोर, और हमारी इंडिया में जितने भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कोई डिफरेंस है क्या? तो आई विल नॉट से दे आर सर्वाइविंग मोर। तो देखो सेलिब्रिटीज जो अब्रॉड जाते हैं उनका मेन रीजन
फॉर गोइंग अब्रॉड मे नॉट बी कि उनका ट्रीटमेंट बेटर है, बट मोर ऑफ कि दे वांट देयर प्राइवेसी एंड दे वांट टू गेट एन ओपिनियन फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। तो यदि हम कॉमन सेलिब्रिटीज की बात करें, जो मतलब ना जो हम सोचते हैं कि मैं बोलूँ कैंसर सर्वाइवर कौन है सेलिब्रिटी, तो सबसे पहले बोलते हैं युवराज सिंह। हाँ, तो right. युवराज सिंह का जो कैंसर है वो जर्म सेल ट्यूमर था मीडाशरम का और उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है क्या था, वो कोई एक्सोटिक इम्यूनोथेरेपी था, कोई एक्सोटिक टारगेटेड थेरेपी था, कोई स्टेम सेल थेरेपी था, बिल्कुल भी नहीं। उनका कीमोथेरेपी हुआ था, ही हैड कीमोथेरेपी, राइट सर, एंड ही हैड अ कीमोथेरेपी जो हमारी कंट्री में 50 साल से अवेलेबल है। कोई ऐसी स्पेशल कीमोथेरेपी इनको नहीं मिली जो इंडिया में नहीं थी या नॉट अवेलेबल थी। और युवराज सिंह के स्टेज का कोई पेशेंट अगर टाइम से उसी कीमोथेरेपी से इंडिया में ट्रीटमेंट लेता एक कंपिटेंट डॉक्टर के अंडर, तो उसका सर्वाइवल उतना ही अच्छा होता था युवराज सिंह का हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उधर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी। प्रॉब्लम क्या है कि युवराज सिंह सपोज दिल्ली एम्स में अपना ट्रीटमेंट कराएगा तो उसको गेट पे ही 1000 लोग पकड़ लेंगे, राइट, कि भाई सर क्या हो रहा है, आपने सुबह क्या खाया, ठीक है, मम्मी ने पराठे पैक किए क्या। तो दे वांट देयर प्राइवेसी। देखो दे आर डीलिंग विद अ टफ सिचुएशन, ठीक है। देखो कैंसर वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटल है। किसी भी कोई भी आदमी यदि कैंसर पेशेंट है तो दे डिजर्व आवर रिस्पेक्ट एंड दे डिजर्व देयर टाइम। तो कोई भी कैंसर पेशेंट हमारे पास आता है, मैं हमेशा उसको डे 1 में बोलता हूँ कि भाई नेक्स्ट 6 महीने के लिए तुम्हें खुद पे फोकस करना है, तुम बाकी जिम्मेदारी सेकंड लेवल पे है, ठीक है। यू माइट बी अ मदर, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी, यू माइट बी अ वाइफ, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी, यू माइट बी एन एम्प्लॉय, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कैंसर में एवरीबडी हैज अ राइट टू प्राइवेसी, एवरीबडी हैड अ राइट टू पुट देमसेल्व्स ऑन टॉप। कोई कैंसर पेशेंट को फैंस को खुश करने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो यदि कोई सेलिब्रिटी है बेचारा अपना कैंसर का इलाज कर रहा है, पहले भाई फैंस को खुश करो। कोई बंदा आ जाएगा सर के साथ सेल्फी लेने, ठीक है, तो दे हैव टू फोकस ऑन देमसेल्व्स एंड दे कैन अफोर्ड इट, दे कैन अफोर्ड इट। एंड द मेन रीजन व्हाई दे टेक ट्रीटमेंट देयर इज टू एक्सेस प्राइवेसी, कि भाई बिना एक सेलिब्रिटी की तरह वो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपना ट्रीटमेंट ले सके। आई विल पुट इट टू यू वेरी वेरी क्लियरली, जो भी इंडियन सेलिब्रिटीज है जिन्होंने कैंसर का इलाज बाहर कराया है, उनमें से किसी को भी ऐसा रिसर्च इलाज नहीं मिला है जो इंडिया में नहीं है। आई एम वेरी वेरी क्लियर। मैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानता हूँ, इंक्लूडिंग नेता, इंक्लूडिंग फिल्म स्टार्स, एंड आई नो उनको क्या इलाज मिला है, मुझे पता है। और किसी को भी ऐसा इलाज नहीं मिला है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो एंड एक चीज जो लोग इंटरनेशनल ट्रीटमेंट के बारे में भूल जाते हैं इज दैट कॉस्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट। तो जब पेशेंट सुनते हैं, पेशेंट को लगता है कि इंडिया का आम आदमी यूएस में क्यों नहीं इलाज करा पाता। पेशेंट को ये नहीं पता कि वो इलाज कितना इनएक्सेसिबल और कितना महंगा है। तो इफ वी टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, सपोज एक कीमोथेरेपी जो युवराज सिंह को, मान लो मैं बोलूँ कि सर मान लो आज युवराज सिंह को कैंसर हुआ है और उसको वीआईपी नाम की कीमोथेरेपी साइकिल लगी थी। यदि मैं बोलूँ कि सर इंडिया में वीआईपी का एक साइकिल, तो भाई जो चमचमाता हुआ 5 स्टार हॉस्पिटल है इंडिया का टॉप, तो बोलो मुझे टॉप इंडिया के हॉस्पिटल में वीआईपी की एक साइकिल कीमोथेरेपी लेनी है, तो दैट वन साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी इन दी मे बी द टॉप शाइनीएस्ट कैंसर हॉस्पिटल इन इंडिया माइट कॉस्ट हिम 1 to 1.5 lakhs फॉर वन साइकिल। और यही साइकिल यदि तुम सेम साइकिल यूएस के एवरेज हॉस्पिटल जैसे मेमोरियल स्लोन केटरिंग जो बड़े हॉस्पिटल है उनमें लोगे, तो मजाल है कि 30 लाख से कम में लग जाए एक साइकिल। तो यू कांट इवन कंपेयर दी कॉस्ट, मतलब 30 गुना या उससे ज्यादा कॉस्ट है। एंड ये कॉस्ट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट है, बिल्कुल आम आदमी की बहुत से बाहर है। और आम भारत का नागरिक सोच भी नहीं सकता बाहर जाके इलाज करा लूं, पर चीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि गाइडलाइंस, तो फन पार्ट ये है कि जो सो कॉल्ड एनसीसीएन गाइडलाइन है दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी कैंसर पेशेंट गूगल पे जाके देख सकता है कि अगर मैं यूएस में होता तो इस स्टेज पे मेरा क्या इलाज हो रहा होता। उसके लिए कोई स्पेशल उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन, अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का अकाउंट है तो आप उससे बोल सकते हो निकाल के आपको प्रिंट आउट दे देगा। सर हम तो खुद ही एनसीसीएन गाइडलाइन फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो मोस्ट अच्छे सेंटर्स पे जो ट्रेंड क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट है वो एनसीसीएन गाइडलाइंस या सिमिलर गाइडलाइंस फॉलो करके ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। एंड इफ यू फॉलो दिस गाइडलाइंस और अगर डॉक्टर कंपिटेंट है तो यू विल गेट एज गुड और बेटर आउटकम कंपेयर टू व्हाट पीपल आर गेटिंग देयर। सो इफ यू आर यूजिंग द लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ड्रग्स which are mostly available in our country, so you can easily achieve that outcome which they are achieving. And so इसके लिए उस चीज को अचीव करने के लिए पेशेंट्स को घर से दूर अनजान देश में 5 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट अच्छे सेंटर्स में इंडिया में अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, एंड दे कैन गेट अ गुड आउटकम।
एंड सर जो मैंने नोटिस किया ना वो ये भी किया है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना आफ्टर बीइंग कैंसर फ्री दे शेयर देयर स्टोरी, दे शेयर देयर जर्नी, बट हमारे इंडिया में मैक्सिमम पीपल क्या है ना हाइड करते हैं अपने आप को, तो ये एक बहुत बड़ा सो एक मुझे लगता है। अनफॉर्चुनेटली हाँ मैम, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर, देखा तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, कैंसर अभी भी टैबू है। हाँ सर। कैंसर शैडो से निकल रहा है, अगेन अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। तो अभी भी लोग कैंसर को HIV ऐसी बीमारी से इक्वेट करते हैं। लॉट ऑफ पीपल, जैसे मान लो कोई आदमी को HIV है, तो वो आजकल HIV का यदि सही दवाइयों से इलाज करो तो एक नॉर्मल पेशेंट की सर्वाइवल और HIV पेशेंट के सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं है। वी नो दैट। ये NACO प्रोग्राम जो गवर्नमेंट राइट प्रोग्राम है, सर। इनका सक्सेस है कि आज के दिन HIV का सर्वाइवल इज क्लोज टू दैट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। बट HIV में क्या है, बहुत सारे टैबूज है कि फैल सकता है, फैल गया तो ला इलाज है। ठीक है, अगर एक को HIV है तो शायद उसके बच्चों को भी हो, शायद उसके हस्बैंड को भी हो। और कई लोग True. कैंसर में भी ऐसे टैबू रखते हैं कि यदि मान लो किसी के घर पे किसी को कैंसर है तो क्या पता जेनेटिक हो, क्या पता उसके बच्चों को हो, क्या पता किसी और का हो, ये टच करने से फैल तो नहीं जाएगी। तो लॉट ऑफ दिस मिथ्स आर प्रेजेंट और लोगों को डर लगता है कि इससे मेरी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ ना खराब हो जाए। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई लेडी है, उसकी अनमैरिड डॉटर है और उसको मान लो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हो गई, चाहे 10 साल पहले उसका ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट हो गया, क्योर हो गया, नॉर्मल जिंदगी जी रही है। हम देखेंगे कि उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होगा कि उसको ब्रेस्ट कैंसर था एक सर पॉइंट में, बिल्कुल सच कहा क्योंकि आपने। उसको लगता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, लोगों को लगेगा इसकी माँ को कैंसर था, कहीं इसकी बेटी को कैंसर ना हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, तो वो बात दबा लेती है। तो इसीलिए इंडियन लोग अपनी स्टोरी शेयर नहीं करते। तो आई थिंक दिस विल चेंज ओवर टाइम, एंड इन दैट पीपल लाइक यू एंड मी हैव अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, जो अवेयरनेस Right, बढ़ा sir. के लोग, ताकि ये चीजें लोगों को समझ में आए कि इट इज अनदर डिजीज। मैं समझ रहा हूँ इट्स अ डिफिकल्ट डिजीज, बट ये क्योरेबल डिजीज है, ठीक हो सकती है, कंटेजियस नहीं है, और इसका आउटकम मेजोरिटी ऑफ केसेस में अच्छा है। तो वंस दिस अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मोर प्रेवलेंट, व्हिच माइट टेक फ्यू मोर इयर्स, आई थिंक दिस डिजीज विल कम आउट ऑफ द शैडोज। परछाइयों में से निकल के बीमारी रियल वर्ल्ड में आएगी और लोग, मोर एंड मोर पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड शेयर देयर स्टोरी। राइट सर। सर अभी ना मैं बैठी बैठी हॉस्पिटल में एक बात सोच रही थी, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट होता है, जब वो कैंसर फ्री हो जाता है तो सेम उसका वही सीन रहता है, वो फॉलोअप में आते हैं 3-3 महीने में, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक। अगर सेम इसी तरह से कोई किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है, वो भी सेम इसी तरह से विजिट करते हैं, कुछ भी इश्यूज हो जाते हैं तो उनको भी सेम फियर होता है, फिर भी कैंसर को इतना ज़्यादा टैबू माना गया है कि एक ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट वाले पर्सन को नॉर्मलाइज किया गया है सोसाइटी में, लेकिन एक कैंसर पेशेंट को नहीं किया जाता। सर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था कैंसर वैक्सीन एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाँ, आई थिंक दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैंसर वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो हमने कुछ टाइम पहले कैंसर इम्यूनोथेरेपी की बात की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इम्यूनोथेरेपी कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। इम्यूनोथेरेपी एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो सबका काम यही है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करो ताकि वो कैंसर सेल को जाकर मारे। तो क्लासिकली तो वैक्सीन, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, तो कोविड वैक्सीन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोविड वायरस बिफोर पेशेंट की बॉडी में घुसे, तुम आर्टिफिशियली कोविड वायरस जैसे कोई पार्टिकल बॉडी में दे दो ताकि इम्यून सिस्टम उसको वायरस समझ के उसको अटैक करने जाए, एक्टिवेट हो जाए, उस वायरस के अगेंस्ट ट्रेन हो जाए। फिर जब एक्चुअल वायरस आएगा तो इम्यून सिस्टम रेडी है और उसको इमीडिएटली पकड़ के किल कर देगा। तो बहुत लोगों ने ये हाइपोथेसिस उठाया, कैंसर वैक्सीन को नई फील्ड नहीं है, कैंसर वैक्सीन फील्ड इज वेरी वेरी ओल्ड, 30-40 ईयर्स ओल्ड फील्ड है। तो बहुत लोगों ने आइडिया उठाया कि भाई क्यों ना इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट ऐसे ही टारगेट करे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे मान लो कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट आया तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के टुकड़े का चूरा किया, उस आदमी के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उम्मीद ये थी कि उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर जो मेन ट्यूमर है उसको किल कर देगा। बट दीज अटेम्प्ट्स वर ऑल अनसक्सेसफुल। क्लासिकली जितने भी अटेम्प्ट है सारे अनसक्सेसफुल रहे और इतनी ओल्ड फील्ड को लास्ट 30-40 ईयर्स से नाकामी हाथ आई। बट ये चीजें अब चेंज हो रही है, थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज वी हैव समथिंग डिफरेंट नाउ जो क्लासिकली लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। वन इज की वी हैव, अब हमारे पास एबिलिटी है बेटर एंटीजन आइडेंटिफाई करने की। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो मैडम, मान लो कोई ट्यूमर सेल है तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन है जो इम्यून सिस्टम पहचान सकता है। तो यदि आप पूरे ट्यूमर सेल को, इम्यून सिस्टम को पकड़ा दो तो इम्यून सिस्टम कैन नॉट सेलेक्टिवली चूज विच एंटीजन टू गेट एक्टिवेटेड अगेंस्ट, और कई एंटीजन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली इम्यून सिस्टम को डिसेबल कर देते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज इम्यून सिस्टम कैन नॉट पिक द एंटीजन, कैन नॉट प्रोसेस एवरी एंटीजन, हमारी एंटीजन सिलेक्शन पुअर है, तो इसलिए इम्यून सिस्टम ठीक से एक्टिवेट नहीं होता। तो अभी रशियन कैंसर वैक्सीन की बात यही चल रही थी कि
दे आर गोइंग टू यूज एआई, वो एआई को हम्म। यूज करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एंटीजन सबसे लाइकली है हम्म। ट्यूमर को एक्टिवेट, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ट्यूमर के अगेंस्ट, और वो स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर एक कस्टम वैक्सीन बनाई जाएगी जो आदमी को दे दी जाएगी। तो ये बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है। एआई की फील्ड ही इफ यू से 5 to 10 years हम्म। ओल्ड है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से एक डेड फील्ड को रिवाइटलाइज कर दिया है कि हम एक बेटर एंटीजन चूज करने की एबिलिटी रखते हैं। सिमिलरली आपने बीएनटी कैंसर वैक्सीन के बारे में शायद सुना होगा या पढ़ा होगा हम्म। कि अमेरिकन एक लंग कैंसर वैक्सीन बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लंग कैंसर के बहुत सारे हजारों एंटीजन का पूल बनाया और टेक्नोलॉजी की वजह से आइडेंटिफाई गई कौन सा एंटीजन बेस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ओह। और उन्होंने 5-6 एंटीजन ऐसे पकड़े जो बेस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और उनकी यूज करके एक एंटीजन बनाई जो BNT116 वैक्सीन है। और BNT116 वैक्सीन इज अ कस्टमाइज्ड वैक्सीन व्हिच हैज गॉट वेरी गुड एबिलिटी टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। तो एक लंग कैंसर के चूरे को इंजेक्ट करने के बजाय तुम वो वैक्सीन यूज करोगे तो यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट। सेकंड थिंग इज कि वैक्सीन्स की इम्यून स्टिमुलेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। तो फॉर एग्जांपल यदि हम कोविड एरा में जाए तो जितनी भी कोविड वैक्सीन है, देयर आर न्यू एरा वैक्सीन, देयर mRNA वैक्सीन। कोविड से पहले mRNA वैक्सीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो ये नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन है जो क्लासिकल, यदि हम कोविड को बोले क्लासिकल जैसे टेटनस की वैक्सीन है वैसे कोविड की वैक्सीन बनाओ तो वो काम नहीं करेगी। दे हैड टू इन्वेंट अ न्यू टेक्नोलॉजी which could directly enter the immune cell and stimulate the immune cell to allow the COVID vaccine। तो ये टेक्नोलॉजी एक मेजर ब्रेक थ्रू था। और इनफैक्ट जो भी कैंसर वैक्सीन बन रही है वो कोविड वैक्सीन के जब कोविड के टाइम पे नई टेक्नोलॉजी आई थी, दैट टेक्नोलॉजी इज अलाउइंग यू टू क्रिएट न्यू वैक्सीन जो पहले थी नहीं। तो ये वो वैक्सीन है जो वो इम्यून सिस्टम को अच्छा स्टिमुलेट कर सकती है जो पुरानी एरा की वैक्सीन नहीं स्टिमुलेट कर सकती है। तो नाउ दी वैक्सीन क्वालिटी एंड वैक्सीन टेक्नोलॉजी इज बेटर और अर्ली स्टडीज में अच्छे रिजल्ट आए। यदि आप BNT116 की बात करें, रशिया ने तो अभी अपनी वैक्सीन के ट्रायल रिजल्ट दिए नहीं है, पर अमेरिकन ट्रायल रिजल्ट अच्छे हैं। उन्होंने शो किया है कि उनकी वैक्सीन इम्यूनोजेनिक है और यदि आप इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों के साथ मिला के उस वैक्सीन को देते हो तो सिग्निफिकेंटली ट्यूमर कंट्रोल और ट्यूमर सर्वाइवल इंप्रूव करती है। तो इट इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। मुझे लगता है ओवर नेक्स्ट 2-3 years यू विल सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो शायद कैंसर पेशेंट की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर कैंसर पेशेंट्स। राइट, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि रशियन वैक्सीन कब आ रही है, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन अभी एक्चुअली प्रेसिडेंट पुतिन ने बस अनाउंस किया है, पर उन्होंने ये बोला है कि ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यदि अभी ट्रायल स्टार्ट हो रही है तो दूसरे एंड पे प्रोडक्ट निकलने में कम से कम 1.5-2 साल का टाइम है। एंड सर आई थिंक उस टाइम वो कॉस्टली भी बहुत होगा क्योंकि कस्टमाइज्ड वैक्सीन बनेगी ये। पर तो हाँ, उसका अफोर्डेबिलिटी का इशू तो रहेगा। पर देखो कोरोना वायरस की जो ओरिजिनल वैक्सीन थी मॉडर्ना की और फाइजर की, वो भी बहुत महंगी थी। पर व्हाट हैपेंड इज कि ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसको कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरे ग्रुप से वो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को उठाया, उसको मॉडिफाई किया और एवेंचुअली वो कोविड वैक्सीन जो बहुत महंगी थी वो बहुत सस्ती हो गई। तो मुझे लगता है कि इसमें जो प्रोप्राइटरी नॉलेज है दैट माइट बी एक्सपेंसिव, बट डेफिनेटली हमारी कंट्री की कंपनीज और साइंटिस्ट में उसको रिवर्स इंजीनियर या मॉडिफाई करने की एबिलिटी है। तो ओवर टाइम मुझे लगता है कि डेफिनेटली कोई वैक्सीन अगर लॉन्च होती है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारी कंट्री के साइंटिस्ट भी सिमिलर प्रोडक्ट्स ओवर सम टाइम बना लेंगे जो कि सिग्निफिकेंटली चीपर होगा। सेकंड इज कि देखो जो अमेरिकन कैंसर वैक्सीन है, जो बायोनटेक BNT116 जैसी वैक्सीन है, उसको आई एम वेरी वेरी श्योर वो बहुत महंगी होगी क्योंकि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत महंगा है। वो हर चीज महंगी है उधर डॉक्टर से मिलने में 2 लाख रुपए लगते हैं। तो उधर वैक्सीन भी महंगी होगी, पर रशियन वैक्सीन इतनी महंगी नहीं होगी क्योंकि रशियन हेल्थ केयर सिस्टम इज क्लोजर टू इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम मुझे लगता है। और आई थिंक उनकी वैक्सीन, वो जो भी वैक्सीन बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी आई थिंक यदि वो इंडिया को लाइसेंस कर दे या हमारी हेल्प करे या इवन हमारे साइंटिस्ट को कॉपी करके हमारी एक वर्जन बना दे तो उनकी वैक्सीन रीजनेबल होगी और इंडियन वैक्सीन और भी चीप होगी। तो ये अच्छी बात है कि साइंटिफिक रिसर्च सिर्फ रशिया में नहीं हो रही। वेरी इंपॉर्टेंट कि हर तरह की कंट्री में साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए ताकि एक डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू नई टेक्नोलॉजी हो और रिच पुअर सारी कंट्री के लोग इन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। राइट। एंड सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्लिनिकल ट्रायल को लेकर है। ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया कि रशियन कैंसर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में है। हाँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर कैंसर पेशेंट, यदि हम इफ यू गो बैक 20 years और 25 years, इंडिया में कैंसर पेशेंट को कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं मिलती थी। कैंसर पेशेंट बोले सर मुझे क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करना है, ये क्या होता है? शायद डॉक्टर भी ये बोलता होगा कि ये क्या होता है। राइट, कोई उम्मीद ही नहीं है, सोचना भी होता है कि इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल मिलेगी। तो वो चेंज हो गया है। क्या हुआ है कि अर्लियर टाइम पे क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ अमेरिका, रशिया, अमेरिका, यूरोप, जापान में होती थी। और ओवर टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ पे होती है वो एरिया एक्सपैंड हुआ। पहले चाइना में होनी स्टार्ट हुई, फिर अब इंडिया में भी आने लग गई है और आजकल मेजर न्यू ड्रग्स के कॉमनली क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होते हैं। इनफैक्ट
एट द मोमेंट मेरे पास मैं सेल्फ 5 क्लिनिकल ट्रायल्स है जिनका मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। ओह, तो इसका मतलब ये है कि मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स अब इंडिया में भी होने लग गया है। तो क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है? मान लो कोई कैंसर की नई टेक्नोलॉजी आई है, सपोज यू क्रिएट अ न्यू कैंसर टेक्नोलॉजी, मैंने नई दवाई बनाई या नया तरीका ट्रीट करने का बताया, या फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन का नया मोडालिटी बनाई या नई मशीन बनाई, तो सबसे पहले बिफोर सेइंग कि ये सब पेशेंट को दे दो, वी हैव टू एस्टैब्लिश 2 थिंग्स। पहला है कि ये चीज सेफ है, इस चीज को इस्तेमाल करने से पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, पेशेंट की लाइफ को कोई खतरा नहीं पड़ेगा। सेकंड, ये इफेक्टिव है, तो यानी पेशेंट को अभी जैसे इलाज करते हैं उसकी बजाय मैं नई टेक्नोलॉजी से ट्रीट करूँ तो पेशेंट का आउटकम इससे बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मैं अभी जो दवाई दे रहा हूँ उससे 70% सर्वाइवल है और मैं नई दवाई दूंगा तो सर्वाइवल 50%, तो भाई नई दवाई क्यों देनी है जस्ट बिकॉज नहीं है? नो। तो बिफोर अलाउइंग नॉर्मल पीपल टू एक्सेस दिस ड्रग्स वी हैव टू प्रूव कि दवाई सेफ है और इफेक्टिव है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये होते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेटिंग में पूरी दुनिया में पेशेंट्स को मौका दिया जाता है कि आप ये नई मोडालिटी जो है उसका डेटा ये है, हम मानते हैं कि ये एग्जिस्टिंग से बेटर है, और यदि पेशेंट उस ट्रीटमेंट का फायदा उठाना चाहे तो पेशेंट स्टडी ज्वाइन करके वो ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं। और ये सारी चीजें रशियन कैंसर वैक्सीन हो गई, नई इम्यूनोथेरेपीज हो गई, कार टी सेल्स हो गई, टारगेटेड थेरेपीज हो गई, ये सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से आई है। यदि आज हम इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन दे रहे हैं किसी को, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 5 साल पहले किसने ट्रायल में प्रूव किया था कि वो इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन काम करता है। तो यदि आप बोलो कि सर अभी जो अवेलेबल है मुझे इससे नेक्स्ट जनरेशन की ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसका तरीका यही है कि पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन कर सकता है। उसको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान क्या है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हमें डिटेल में कभी शायद डिस्कस करना चाहिए, पर पेशेंट को डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि सर ये नई ट्रीटमेंट जो है यदि मैं इसकी ट्रायल ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या फायदे का चांस है, क्या नुकसान का चांस है। और आफ्टर डिटेल डिस्कशन यदि पेशेंट को वो ऑप्शन अच्छी लगे तो पेशेंट को स्टडी ज्वाइन करना चाहता है। आई विल टेल यू, मेरे पास इंडिया में जब इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हुई थी तो इम्यूनोथेरेपी का फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल मेरे पास था दिल्ली में, और उस समय मेरे पास ऐसे पेशेंट थे जो यदि वो ट्रायल उस समय ज्वाइन नहीं करते तो शायद 6 महीने में मर जाते। और मेरे पास उनमें से पेशेंट ऐसे हैं जो आज भी जिंदा है और मेरे से साल में एक बार मिलने हेलो बोलने आते हैं। तो उन पेशेंट्स ने उस टाइम नई ड्रग का रिस्क लिया क्योंकि डेटा ऐसा था कि वो ड्रग अच्छा था, उम्मीद थी कि वो ड्रग अच्छा काम करेगा, एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम द ड्रग एंड दे अचीव्ड आउटकम जो उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उससे अचीव नहीं कर पाते थे। और आज वो ड्रग सबके लिए अवेलेबल है, आज वही ड्रग कोई और ले सकता है। तो जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट या टेक्नोलॉजी आएगी उसमें भी सेम चीज अप्लाई करती है कि यदि आज के दिन जो अवेलेबल है तुम उससे बेटर कुछ चाहते हो तो तुम अपने डॉक्टर से क्लिनिकल ट्रायल ऑप्शंस के बारे में पूछना चाहिए, और यदि आपको लगे कि वो आपके लिए सुटेबल है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। राइट। सर 2-3 क्वेश्चंस और हैं जैसे कि टेस्ट फॉर कैंसर डायग्नोसिस एंड डाइट, तो आई थिंक वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि सर के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियोस पड़े हुए हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। सर का यूट्यूब लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट सर लास्ट में मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी आपसे कि ऑल्टरनेटिव थेरेपी पे आपका क्या कॉल है? Okay. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मैम। तो हमने क्या देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट विल ऑलवेज आस्क दिस कि सर मैं कैंसर के ट्रीटमेंट में साथ में क्या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, योगा, वेरियस मोडालिटीज, हर्बल, गौमूत्र, मैं क्या क्या ले सकता हूँ। और मेरा आंसर सब पेशेंट को सेम होता है, एवरी पेशेंट इट इज सेम, सर आप कुछ भी ले सकते हो पर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। तो दैट इज माई ऑलवेज आंसर, क्योंकि देखो इन सारी मोडालिटीज का मुझे लगता है वेरिंग लेवल का रोल है। कुछ मोडालिटीज में रोल ज्यादा है, कुछ मोडालिटीज का रोल कम है, और लॉट ऑफ दिस मोडालिटीज माइट वर्क इन सम पेशेंट्स, माइट नॉट वर्क इन सम पेशेंट्स। तो जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करती, इन सब के लिए भी ये ट्रू है। सेम चीज है, आयुर्वेदिक मे नॉट वर्क इन एवरी पेशेंट, होम्योपैथिक मे नॉट वर्क इन एवरी पेशेंट, बट दे माइट वर्क वेरी वेल इन सम पेशेंट्स। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्या है कि अब पेशेंट को मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए बड़ी केयरफुली अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। स्पेशली यदि पेशेंट कोई मॉडर्न थेरेपी ले रहा है, सपोज पेशेंट सर्जरी ले रहा है, रेडिएशन ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है, इम्यूनोथेरेपी ले रहा है, टारगेटेड थेरेपी ले रहा है, तो पेशेंट हैज टू वेरी केयरफुली डिस्कस विद द डॉक्टर कि सर अगर मैं ये दवाई लूँ तो आपकी ट्रीटमेंट से कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मान लो कोई पेशेंट हमारा कोई टारगेटेड थेरेपी ले रहा है और पेशेंट घूमते फिरते ओपीडी में आता है विद बिलिरुबिन ऑफ 7 एंड SGOT SGPT 1000। हम कहते हैं भाई तेरा लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, शायद इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट है। फिर हम सोचते हैं तुम और कुछ तो नहीं ले रहे, और पेशेंट कहता है सर मैं ये 10 बोतलें ले रहा हूँ, ये काली बोतल, ये पीली बोतल, ये नीली बोतल, ये सफेद चूरन, ये पीला चूरन, ये नीला चूरन,
और हम कहते हैं कि भाई हाँ। कम से डिस्कस तो कर बता तो लेते, दिया होता। शायद हम मना नहीं करते, हाँ। ऐसा जरूरी थोड़ा कि हम मना करते हैं, ओके वी कुड, पर उस चूरन में क्या है अगर हमें पता होता तो हम रेजिमेन ऐसे कस्टमाइज कर सकते थे कि तुम्हें शायद लिवर डैमेज नहीं होता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पेशेंट्स, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सबका रोल है, बट एक तो क्या है हर एक का इक्वल रोल नहीं है। भाई ऐसा थोड़ा कि तुम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, गौमूत्र, नेचुरोपैथी, हर्बल मेडिसिन ये और प्लस टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सब कुछ कॉकटेल बना के थोड़ा खा जाओगे, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। इनफैक्ट हमने ये शुरू में ये डिस्कस किया था कि ईच कैंसर हैज इट्स ओन ट्रीटमेंट एंड यू नीड टू क्रिएट अ कस्टम कॉकटेल फॉर ईच कैंसर। तो यदि पेशेंट कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम की मेडिसिन लेना चाहता है तो उसको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, सर मैं ये पर्टिकुलर चीज लेना चाहता हूँ। तो क्या है कि हमारे पास मेडिकल लिटरेचर है कि किन चीज़ों का इंट्रैक्शन है, किन चीज़ों का इंट्रैक्शन नहीं है, हम चेक कर सकते हैं कि मैं दवाई का कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोलूँगा कोई पुड़िया मत लो। यदि आप कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले भी रहे हो तो उस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या है आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोलते कि सर मैं आयुर्वेदिक की पुड़िया ले रहे हो। देखो आयुर्वेदिक लिटरेचर में पुड़िया की कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आप आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम देखो तो उनके स्पेसिफिक हर्ब्स है, स्पेसिफिक ड्रग्स है। पेशेंट को बुखार है तो 1 2 3 ये हर्ब का मिक्सचर चाहिए, पेशेंट को पेन है तो 1 2 3, पेशेंट को कैंसर है तो 1 2 3। तो आयुर्वेद में स्पेसिफिक औषधियां है जो हर चीज के लिए फॉर्मुलेटेड है। तो पेशेंट को हमेशा क्लियरली, यदि कोई पेशेंट दवाई ले रहा है चाहे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ले रहा है, क्लियरली उस पुड़िया या लिक्विड का क्या कंपोजिशन है देखना है और अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है कि सर उन्होंने मेरे को ये चीज दी है, उसका कंटेंट 1 2 3 4 ये 4 चीजें है, तो क्या मैं इसको अपनी ट्रीटमेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या। सेकंड, आइडियली मैं चाहूंगा कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पेशेंट ले रहा है वो जिसने भी लिखी है उस आदमी में इतना टीम स्पिरिट होना चाहिए कि वो एटलीस्ट फोन पे अवेलेबल रहे। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि अब जैसे हम पिछले पेशेंट की बात करी, जब वो लिवर फंक्शन खराब करके हमारे पास आया तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम दवाई शुरू करते हैं, और हमने उसके डॉक्टर को फोन करना चाहा। मैंने बोला एक बार अपने डॉक्टर साहब से बात करा दो। कहते डॉक्टर साहब तो फोन नंबर नहीं देते। मैंने कहा कि चलो उनके रिलेटिव को भेजा, चलो उनके क्लिनिक में जाकर डॉक्टर साहब से बात करा दो। तो डॉक्टर ने मिलने से मना कर दिया, कहता कि नहीं तुम वो लोग ठीक करेंगे। उसका पॉइंट ये था कि भाई क्यों ठीक करेंगे, ठीक है चलो हम ठीक कर लेंगे क्योंकि हमारी ड्यूटी है। पर ये गलत तरीका है। देखो किसी भी पेशेंट को इलाज करना एक जिम्मेदारी है। अगर आप पेशेंट को दवाई दे रहे हो तो उस दिन से वो आपका पेशेंट है, आपका हाथ उसके सर पे होना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी कैंसर पेशेंट को आपने दवाई दी है तो दैट इज नाउ योर पेशेंट, और आपकी जिम्मेदारी की कोई भी साइड इफेक्ट हो तो उसको मैनेज करना है। पर्सनली जैसे मैं हमारी भी बात करूँ तो यदि मैं अपने किसी पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट करता हूँ तो माई पेशेंट हैज माई पर्सनल नंबर। वो मैं उसको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे फोन करता है, मेरी ड्यूटी है मैं सॉल्व करूँ, चाहे वो पेशेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी हो। तो दैट इज माई पेशेंट, आई विल ट्रीट दैट पेशेंट। तो सेम वे आई हैव दैट मच एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला अगर टीम अप्रोच से ट्रीट कर रहा है तो वो टीम का मेंबर बना रहे और कोई हमें हेल्प चाहिए तो हमारी हेल्प करे, क्योंकि हमें वो सिस्टम नहीं पता, वी डोंट नो दो सिस्टम्स। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम वो मान लो कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे हम कम्युनिकेट कर सके कि सर आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, आपके ये साइड इफेक्ट हुआ है और हमें लगता है कि आपकी दवाई से हुआ है, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, एंड वी नीड दैट इनपुट। तो डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर्स ये सब चीजें करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वी कम बैक टू लाइसेंसिंग। हम जो शुरू में बात करते हैं कि एक लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर कैंसर ट्रीट करना चाहता है तो चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हो, उसको एक लाइसेंस करना चाहिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलना चाहिए कि सर आपने आयुर्वेदिक सिस्टम में कैंसर ट्रीटमेंट में आपने एक्सपर्टीज गेन किया है, ये आपका लाइसेंसिंग है, और आप एक एलोपैथिक टीम के साथ मिलकर भी ट्रीट कर सकते हो। बट यू हैव टू हैव दैट अवेलेबिलिटी एंड दैट क्रॉस टॉक, ताकि मिलकर टीम एफर्ट से कैंसर को डिफीट किया जा सके। तो मेरा अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम का यही जजमेंट है। इट माइट बी गुड फॉर सम पेशेंट्स, मे बी नॉट फॉर ऑल पेशेंट्स, बट यदि पेशेंट लेना चाहे तो उन्हें अपने मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर से लिंक में रह के मिलजुल के एक अच्छी इंटीग्रेटेड टीम से ट्रीटमेंट करोगे तो ही अच्छा आउटकम आएगा, वरना अच्छा आउटकम नहीं आएगा। राइट। एक्चुअली सर कैंसर को लेके इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें रिपीटेड पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मतलब कैंसर एक ऐसा वर्ड है ना कि बहुत सारी साल लग जाएंगे शायद हमें एक वो मिस इन्फॉर्मेशन इरेडिकेट करने में। तो यहाँ पे मैं सर थैंक यू ही कहूँगी आपसे कि आपने इतना टाइम निकाला और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे मन में इतने डाउट थे, लोगों के मन में डाउट थे, उनको क्लियर किया, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे लगता था कि आपकी जैसे एक्सपर्टी उसको एक्सप्लेन करें। नहीं, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रेखा, एंड
इतना टाइम कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। एंड नहीं, आई थिंक सर ये लॉन्ग ड्यू था। और You अभी भी मुझे लगता है कि वी कैन टॉक फॉर 2 hours मोर ऑन दिस टॉपिक। Yes, और sir. क्योंकि अभी तो लगता है कि हमने बस पहला घूंटी भरा है, एक बाल्टी भर के इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी बाकी है। तो डेफिनेटली वी शुड डू दिस वन मोर टाइम एंड वी विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड सेकेंडली आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू मिस इन्फॉर्मेशन स्टिल सो मेनी पीपल आर सफरिंग। मुझे तो सच में जेनोसाइड, मेरे को लगता है जेनोसाइड करेक्ट वर्ड है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से आज के दिन कैंसर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या चाहिए? फोन, कैमरा और माइक। तुम कोई भी आदमी Right. यूट्यूब पे, आज से मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, डॉक्टर सो एंड सो कैंसर And sir, स्पेशलिस्ट। cancer कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, Right. कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं। एनीबडी कैन बिकम अ कैंसर एक्सपर्ट इन करंट एरा। तो इस करंट एरा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लाइसेंसिंग। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी माइट फिल दिस गैप। अगर गवर्नमेंट ये गैप फिल नहीं करेगी तो टेक्नोलॉजी ये गैप फिल कर लेगी। एआई का एक्सपर्टीज लेवल इंप्रूव हो रहा है इस फील्ड में, तो ओवर टाइम टेक्नोलॉजी माइट स्टार्ट फिलिंग दिस गैप, मुझे लगता है। बट आइडियली गवर्नमेंट शुड फिल दिस गैप। गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले। राइट। एक्चुअली कैंसर पेशेंट इतने परेशान होते हैं ना कि कोई भी उन्हें अगर गारंटी दे दे ना तो बस वो उसी का ही सुनते हैं। बिल्कुल। और सर हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि लाइक ये सही है ये गलत है, जो सही है हम वही बताएंगे। नहीं, बिल्कुल मैम। तो लोगों को तो- खुद ही अपना दिमाग यूज करना है कि भाई कहाँ जाना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, किससे लेना है, एटलीस्ट चेक क्रेडेंशियल्स ऑफ योर डॉक्टर, दैट्स ऑल। नहीं, बिल्कुल। सो आई थिंक किसी भी डॉक्टर से आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट लेने के समय जो बेयर मिनिमम है वो ये है कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है वो चेक हाँ, करना हाँ, चाहिए। बस, बिल्कुल। क्योंकि देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज क्या कहते हैं, सपोज आज के दिन कोई बोले कि भाई सर आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर दूं, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ। ठीक है, पर सेम चीज लोग अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते। हाँ, वो तो सर, कोई भी सही आके बात। बोल दे हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बादाम True. खाओगे ठीक हो जाओगे, ये खाओगे ठीक हो True. जाओगे। तो भाई बादाम का कंट्रीब्यूशन होगा, बट सिर्फ बादाम खा के ठीक नहीं होगे, दैट इज फॉर श्योर। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन रोल। एंड एक जो इतनी वाइड फील्ड ओवर 100 years डेवलप हुई है, उस डेफिनेटली उस फील्ड में ऐसी चीजें नहीं है जो आप 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो देख के समझ सको। तो एक बहुत ही हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मे बी हमें किसी दिन इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट करना डन चाहिए। सर, बिल्कुल बिल्कुल। बट इतनी ह्यूज फील्ड जो डेवलप हुई है ओवर मेनी मेनी सेंचुरीज कैन नॉट बी समड अप इन वन फूड और वन डाइट आइडिया। एवरीथिंग हैज अ रोल टू प्ले, हर चीज का रोल है और उसी से अच्छा आउटकम आएगा। और मैं देख रहा हूँ लोगों में समझ बढ़ रही है, ओवर टाइम आउटकम भी इम्प्रूव हो रहा है। जो हम देखते थे आउटकम, इफ आई गो बैक 7-8 years, जो आउटकम देख रहे थे, डेफिनेटली आउटकम इज ऑल्सो इम्प्रूविंग फ्रॉम दैट टाइम, बिकॉज पीपल आर मोर नॉलेजेबल, मोर अवेयर, एंड पीपल भी समझते हैं कि क्वालिफाइड लोगों से अच्छा ट्रीटमेंट कराओगे तो अच्छा आउटकम आएगा। तो आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव ओवर टाइम। राइट सर। एंड इन द लास्ट मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ सर के चैनल पे जाइए और सर के बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिटेल, वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं भी देखती हूँ सर बीच में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मैडम।